जैसे मैंने बताया कि हमें 12th स्टैंडर्ड का जो फिजिकल केमिस्ट्री, इसके अंदर ये 5 चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है सॉलिड स्टेट, फिर सॉल्यूशंस एंड क्वालिटी प्रॉपर्टी दूसरा चैप्टर है, थर्मोडायनामिक्स तीसरा चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फोर्थ चैप्टर है, एंड केमिकल काइनेटिक्स ये हमारा 5th चैप्टर है, जो फिजिकल केमिस्ट्री की प्योरली फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है। अभी ये फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर की खासियत ये है कि ये चैप्टर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, कोई लिंक नहीं इनका एक दूसरे के साथ। तो हर चैप्टर अपनी तरीके से अलग तरीके से पढ़ना है और उसे अपनी तरीके से याद रखना है। तो जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन है, विल स्टार्ट विद द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, ओके। तो अभी देखिए, जैसे मैंने बताया कि इस तरीके से हमें कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं रखना है कि यार पहला चैप्टर होने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे सीक्वेंस में करेंगे तो कुछ तो सीक्वेंस में आ जाता है, कुछ तो बेनिफिट होता है। इट्स लाइक दैट, तो इट इज नॉट लाइक दिस वन। सो सॉलिड स्टेट एक अपनी तरीके से एक अपनी खासियत बनाने वाला, एक अपनी ब्यूटी रखने वाला एक चैप्टर है, दैट इज यू कैन से सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर का लिंक और फाउंडेशन हमें हमारे 11th स्टैंडर्ड के एक चैप्टर में मिलता है, जहां पे एक चैप्टर डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड स्टेट्स ऑफ मैटर। 11th स्टैंडर्ड में स्टेट्स ऑफ मैटर करके एक चैप्टर हम देखते हैं, और वहां पे स्टेट्स ऑफ मैटर में हम डिस्कस करते हैं मैटर इज एनीथिंग which occupies space and has the mass is called matter, and this matter is classified into 3 states, or matter has 3 states: solid, liquid and gaseous state. Okay, so every matter has these 3 states, and solid, liquid and gaseous. So out of this gaseous state we have discussed in 11th standard, चैप्टर का नाम वही था, गैसियस स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर। उसी के अंदर हमने 80% to 85% गैसियस स्टेट डिस्कस किया एक्चुअली, और सॉलिड स्टेट यहाँ पे डिस्कस करते हैं 12th स्टैंडर्ड में, सॉलिड स्टेट नाम के चैप्टर में। और इसका जो लिक्विड फेज है, थोड़ी बहुत मात्रा में हम सॉल्यूशंस एंड क्वालिटी प्रॉपर्टी में डिस्कस करते हैं, बट लिक्विड फेज आपको हायर स्टडीज में मिलता है। सो वी आर विद सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर की खासियत है, मॉडरेट लेवल का चैप्टर है, लेंथ वाइज छोटा चैप्टर। इस चैप्टर में आपको लर्निंग पार्ट, अंडरस्टैंडिंग पार्ट और न्यूमेरिकल, ये तीनों लेवल पे काम करना। कुछ चीजें ऐसी है इसके अंदर जहां पे आपको डेफिनेशंस और स्टेटमेंट्स लर्न करने हैं, अजम्पशंस लर्न करने हैं, तो ये एक जरूरी चीज है इसके अंदर। सो लर्निंग के लिए अपना एक स्कोप है इस चैप्टर के अंदर, तो हमें लर्न करना पड़ेगा। दूसरी बात इसके अंदर आती है, हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। बीच में ऐसा पार्ट है, बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, सो उसे हमें अंडरस्टैंडिंग के आधार पर ही समझना पड़ेगा। दैट मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड स्टेप हियर इन दिस चैप्टर। और उस कॉन्सेप्ट्स के और लर्निंग के आधार पर न्यूमेरिकल फेज आता है। बस नॉट मोर देन 4 मेजर फॉर्मूले आते हैं इस चैप्टर के अंदर, 4 ही मेजर फॉर्मूले बात। न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा है, वो 4 फॉर्मूले को ही अलग अलग तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है, रीअरेंज किया जा सकता है, और उसी के आधार पर न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है। सो लर्निंग, conceptual understanding and numerical based part. So this is the specialty of this chapter, though it is a moderate having a small length, लेकिन ये सारा इस चैप्टर के अंदर आपको आएगा। दूसरी बात, जब आगे चलते हैं चैप्टर के अंदर, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों तरीके से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसा है जिसके ऊपर रिपीटेडली जेई और नीट एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाता है। So that's why जो मैंने बीच वाला पार्ट कहा, that is you can say conceptual understanding, सेकंड पॉइंट था हमारा, उस पॉइंट पे यही आ जाता है कि जेई नीट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो प्रिपेयर करते समय उसी तरीके से हमें उसे प्रिपेयर करना पड़ेगा जेई नीट के ओरिएंटेशन के साथ, क्योंकि उसका स्कोप है जनरली 1 या 2 एमसीक्यूज इस टॉपिक के ऊपर पूछे जाने के चांस ज्यादा होते हैं व्हेन इट कम्स टू द फिजिकल केमिस्ट्री, वो उसके अंदर आ जाता है। सो it becomes easy to prepare this chapter with this understanding. Now let's come to the content of the chapter. चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि this is the part of states of matter, solid, liquid and gaseous one. So we are going to discuss the solid state, no doubt. While we have the introduction of this chapter, we'll discuss
solid liquid gaseous conversion and the properties of the solid liquid and gaseous form. So we should be able to classify between solid, liquid, and gaseous form, not on the roughly or surface level basis, but very properly. What are the properties of solid and how we can define the solid, and what is the difference between gaseous and liquid state? That has to be initially we have to differentiate in the introductory part as well. We have to discuss solid state here in this chapter. Solids are classified into different categories, and we have to discuss the classification of solids. But solids are mainly made up of unit cells. The smallest structure what we get in each and every solid is nothing but the unit cell. So unit cell makes a very important conceptual part of this chapter, especially for the solid state or any of the solid state substance. The smallest structure in any of the solid is found is nothing but the unit cell. And this unit cell makes a big conceptual part or important conceptual part of this chapter. So we'll discuss the unit cells and the types of unit cells given by mathematician Bravis or some other scientist. Which types of unit cell? What is unit cell? How we are going to define the unit cell and what are the types of unit cell? That is what we are going to discuss. Also, we'll discuss the classification of solids as like crystalline solids and amorphous solids, जो आप लोग laboratory के अंदर already देख चुके हो, या फिर अपने स्कूल लाइफ में भी देखा है कि solids are mainly classified into amorphous solids and crystalline solids, ये दो categories होते हैं. And next उसके अंदर देखेंगे हम लोग classification of solids based on खास करके जो हम unit cell की इसकी बात करते हैं, based on that we can have crystalline solid का हम classification कर सकते हैं. That is, you can say molecular solids, ionic solids, then you can say metallic solids, network solids. So this is, you can say, the classification of the solids. ये हमें इस chapter के अंदर discuss करना है. That is the first half of the chapter, या first part of the chapter. Chapter को तीन part में बांटते हैं. तो पहला part ये बना. तो पहले part में what is solid, differentiate or properties between solid, liquid, and gaseous one, classification of solids based on crystalline solids and amorphous solids, classification of crystalline solids based on this molecular, ionic, metallic solids, network solids. ये उसके अंदर आता है और यूनिट सेल भी उसी के अंदर आ जाता है. बट एक्चुअली यूनिट सेल यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है और खास करके यूनिट सेल का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो मिडिल पार्ट में डिस्कस करते हैं हम लोग कि यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल्स के टाइप्स कौन से होते हैं और उसका कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्या है, और फिर उस यूनिट सेल के अंदर हाउ दिस यूनिट सेल्स आर फॉर्म, द मेकिंग ऑफ दिस यूनिट सेल्स and the properties related with the unit cell. How much is the density of the unit cells? How much is the space acquired by particles in the unit cells? And how much space is left empty in this unit cells? वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. जो मिडिल पार्ट आएगा इस चैप्टर. मिडिल पार्ट के अंदर और एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे. That is, you can say arrangement of the particles. खास करके जो spherical particles हम डिस्कस करते हैं, atoms, molecules, or ions, that has to be considered as a spherical one. How these particles are arranged in a solid? वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. And उसी के कारण ovoid spaces मिलते हैं. That's why we discuss in the chapter, that is, you can say triangular ovoid space, then triangular ovoid space. I say tetrahedral ovoid space. ये ovoid space हम discuss करते हैं chapter के अंदर. Then at the end of this chapter, we'll discuss the applied part of the concept what we discuss here in the chapter, and this applied part has that you can say deformities while making the metals के अंदर जो deformities आते हैं, वो deformities क्या आते हैं while forming the crystal lattice, वो deformities आते हैं और उसका जो impact होता है, that is, you can say electrical properties are arised, magnetic properties are arised. So these properties are due to defects in the crystal lattice, deformities in the crystal lattice. इसके कारण वो आ जाते हैं. तो crystal बनते समय, किसी भी solid का crystal बनते समय किस तरीके से बनता है और क्या-क्या difficulty उसके अंदर आती है, उसके आधार पर उसके कुछ use होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्रिएट होते हैं, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्रिएट होते हैं. ये इस चैप्टर के अंदर तीसरे सेक्शन में डिस्कस करेंगे. क्लियर विद दिस? इस चैप्टर को तीन सेक्शन में डिवाइड करते हैं. दैट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड द थ्योरेटिकल पार्ट, मिडिल मोस्ट कॉन्सेप्चुअल पार्ट, द की कांसेप्ट्स ऑफ सॉलिड स्टेट, एंड लास्ट में उसका अप्लाइड पार्ट, सिंपली एप्लीकेशंस एंड यूज टू द ह्यूमन बीइंग. इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं सॉलिड स्टेट. ठीक है. सो लेट्स गो टू द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर. यू कैन से सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन आता है, जिसके अंदर देखते हैं सॉलिड्स. दिस तो एज वी हैव सीन, matter is classified into matter is classified into three stages. No doubt, we know it very well. That is, you can say solid, we can have here liquid, and we can have gaseous state. So matter, there are three states of matter. Matter का definition everyone knows, that is, matter is anything which occupies space and has the mass is called as matter.
और मैटर में आता क्या है तो द प्रेजेंस ऑफ मैटर कैन बी डिटेक्टेड विदाउट 5 सेंसेस। तो दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैटर। पेन मैटर है, बुक मैटर है, हमारा मोबाइल मैटर है, हमारा घर मैटर है, हमारी गाड़ी मैटर है, हवा मैटर है। जितनी चीजें हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैटर के अंदर आती है। ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ इज अ बिग मैटर। तो ये सारी चीजें मैटर के अंदर, और ये मैटर को क्लासिफाई किया जाता है सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस के अंदर। दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर, यू कैन से। ये 3 स्टेट्स होते हैं। अभी इसके अंदर हम देख सकते हैं कि सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। So this conversion simply can occur here in this one, solid to liquid, liquid to gas. For example, we can have the ice. Ice can be converted into water. Water can be converted किया जाता है. Water can be converted into water vapors. Water vapors. Gaseous state. Water vapors. So this is ice, which is in solid phase, which is one of the example of solid. An example. Liquid का example water है और gaseous state का example water vapors. तो जैसे मैंने बताया कि this solid can be converted into water, liquid can be converted into gaseous state. तो देखिए ना, आइस को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर को वेपर्स में, और वापस वाइस वर्सा इसमें आ सकते हैं। सो इसके लिए कई सारे फैक्टर्स रिस्पांसिबल होते हैं, उसमें से 2 फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 फैक्टर इज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा जो होता है दैट इज यू कैन से थर्मल एनर्जी। So these are the 2 important factors. Be clear now here. First factor is interparticle force of attraction and दूसरा है thermal energy. अब देखिए, आइस की बात करते हैं, किसी भी सॉलिड की बात करते हैं, तो पार्टिकल्स आर compactly arranged, yes, spaced. So this is the simply arrangement of the particles. These types, all particles are compactly arranged. Here, particles are little loose. Particle थोड़ा सा लूज होता है और कहीं particular order में नहीं होते। और when we talk about the gaseous state, particles are free, they move here and there like this. So this is the particles you get in gaseous state. इस चैप्टर में हम जब पार्टिकल वर्ड यूज करते हैं, तो पार्टिकल का मतलब एटम हो सकता है, पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल हो सकता है, और पार्टिकल का मतलब आयन भी हो सकता है। So this is very important part. क्लियर है क्या? इस चैप्टर में जब हम पार्टिकल वर्ड यूज कर रहे हैं, तो पार्टिकल का मतलब एटम भी हो सकता है, पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल भी हो सकता है, पार्टिकल का मतलब आयन भी हो सकता है। डिपेंड अपॉन द डिफरेंट सब्सटेंसेस, some substances will be having particle as ion, some substances will be having particle as molecules, and some substances will be having particle as atoms. So that's why इस चैप्टर में जहां हम लोग पार्टिकल वर्ड यूज करेंगे, उसका मीनिंग एटम, मॉलिक्यूल, आयंस कुछ भी हो सकता है, सब्सटेंस टू सब्सटेंस को बदल सकता है। समझ रहे हैं? So that's why consider like this. So when we talk about any of the solids, say for example ice, so these are the particles. Particles are compactly arranged or closely spaced. More scientific अगर बोलना है तो closely spaced. Here particles are little loose. Because there is a bit difference between them. So particles have a bit of freedom here as compared to solid. And here particles are far away from each other. So particles are random, having the random motions over here, we can see that. So this is the difference between this one कि हम अच्छी तरह जानते हैं, हम रियलाइज भी कर सकते हैं हमारे घर के अंदर। We are dealing with ice, तो आइस का स्ट्रक्चर और आइस क्या होता है हम जानते हैं, वाटर कैसा होता है हम जानते हैं, और वाटर वेपर्स कैसे होते हैं हम जानते हैं। वाटर वेपर्स के अंदर पार्टिकल्स बाहर आए होते हैं, कहीं भी रैंडमली मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। सो ये इसके अंदर होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों पार्टिकल में जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैसेस का है। ये जो 3 दिखता है आपको, उसी के अंदर का डिफरेंस। तो ये कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? तो देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच मेक सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लिक्विड को हम लोग अगर गैसेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? कर सकते हैं। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए जिस चीजों की हमें जरूरत है, वो इसमें से 2 चीजें बहुत मेजर है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सॉलिड का और सबका एक प्रॉपर्टी, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे जो 2 पार्टिकल दिखते हैं, ये पहला पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल, 2 पार्टिकल, ये 2 पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये 2 पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस 2 पार्टिकल्स। सॉलिड के केस में दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट वन। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसी भी 2 पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट। Whereas when we come to water,
the interparticle force of attractions are moderate, or here interparticle force of attractions are weak, equal to no. दो पार्टिकल के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होता है, होगा तो बहुत कम होता है, इक्वल टू दैट्स कॉल्ड वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं there is no interparticle force of attraction between the particles of gaseous state, किसी भी सतह का gaseous state। लिक्विड के अंदर इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होता है, थोड़ा बहुत होता है, और खास करके सॉलिड की बात करेंगे तो इनके अंदर इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें बहुत ही स्ट्रांग होता है। सो सॉलिड्स के अंदर इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। सो वी कैन से इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, यहाँ पे वो कम है। ओके, सॉलिड के केस में इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है और गैसेस फेज में इक्वल टू नो है, और वाटर में या लिक्विड में मॉडरेट मिलता है। दूसरी बात है थर्मल एनर्जी। दूसरी बात थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब हीट, सिंपली हम बोल सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हम हमारे घर के अंदर अगर हम फ्रीजर के अंदर का आइस देते हैं, आइस निकालते हैं और बाहर रख देते हैं, तो व्हाट हैपेंस, this ice simply melts, this ice simply melts, और आइस मेल्ट होके वाटर में चले जाते हैं। वाटर को अगर हीटिंग करते हैं तो हम गैसियस फेज में चले जाते हैं। सो आप देखिएगा, आइस जो मेल्ट होता है वाटर के अंदर बाय हीटिंग और बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग का जो हीट है वो ये एब्जॉर्ब करता है एंड देन मेल्ट होता है। इसे अगर हीट करेंगे तो वी गो इन गैसियस फेज लाइक दिस वन, तब हम गैसियस फेज में चले जाते हैं। तो इसका मतलब है दिस इज नथिंग बट थर्मल एनर्जी। हम किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड फेज में चले जाते हैं, लिक्विड को हीट करेंगे तो हम गैसियस फेज में चले जाते हैं। सो दैट इज यू कैन से थर्मल एनर्जी। सो दिस इज थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा होगा गैसियस फेज में और सबसे कम होगा सॉलिड फेज। किसी भी सॉलिड में थर्मल एनर्जी सबसे कम है और लिक्विड और गैसेस पे थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा है। गैस में सबसे ज्यादा है, इसमें मॉडरेट आ रहा है थर्मल एनर्जी। These are the two major factors which makes the big difference while we define the three states of matter. किसी भी solid में interparticle force of attraction are strongest and thermal energy is lowest. Then and then only the substance can exist in a solid phase. When we talk about the liquid phase, interparticle force of attractions are moderate and thermal energy is also moderate here in this one. And when we talk about this gaseous phase, at that time interparticle force of attractions are weakest, equal to no, and thermal energy is highest. Isn't it? So that is what we can say. These are the two factors which match the three states of matter. उसके अलावा भी कई सारे properties है और उस properties के आधार पर हम लोग solid, liquid, gaseous को separate out कर सकते हैं, distinguish कर सकते हैं, differentiate कर सकते हैं. So I would like to listen from your side. Anyone knows the properties of solid or properties of gaseous one? So just we'll formulate or list them. So please, anyone knows? Please dictate or let me know. What are the properties of solid? What are the properties of gases? And what are the properties of liquid or gaseous phase? So anyone, please, do you know any one of the property of the solid? Yeah, differentiating property between solid, liquid and gaseous one. आपने देखा हुआ, आप जानते हो, आपने 10th 9th में देखा हुआ, solids have definite shape and definite volume. सुना है कभी आपने? Yes, solids have definite shape and definite volume. Liquids have definite volume, not the shape, and gases has neither definite shape, neither definite volume, not the volume, not the volume, nor the neither the volume nor the shape. So that is what we can say about the gaseous phase. दूसरा क्या हो सकता है सॉलिड के बारे में? जैसा अभी देखा हमने, solids are not compressible while liquids are sort of compressible and gases are highly compressible. Very good, very good. Solids are not compressible. Liquid depends, may or may not be, but gases are highly compressible. Very good. Any more property you would like to discuss or tell me? Differentiating property between solid, liquid and gaseous. जो देखा है आपने 10th टाइम में देखा है, just formulate करना है, recall करना है. So आप जितना recall करेंगे उतना ज़्यादा better है. In solid state, atoms and molecules are attached to each other. Okay. In solid phase, atoms and molecules are attached to each other. That means you can say उसे थोड़ा सा और scientific language में रखना चाहते हैं. तो particles are closely spaced बोलते हैं उसे. Okay. Particles are closely spaced or closely packed, ऐसा भी बोला जाता है, but more scientific closely spaced, है ना? Packed, arranged, ये थोड़े unscientific words है, और particles are closely spaced, ये ज़्यादा scientific word है. No doubt, particles are closely spaced in case of solid, they are moderate or little loose in case of liquids, and they are far away from it.
in case of gaseous phase. Very good. Furthermore, any more property? Sir, solids have a definite shape. हाँ, और definite volume. Okay, ये हो गया. Very good. Furthermore, particles in solid cannot move freely, whereas in liquid they can move a bit distance, and in gaseous they are in random motion. very good, very good. थोड़ा सा और scientific language में उसे रखते हैं हम लोग. The particles of liquid, the solid do not have tendency to flow. आपने जिसे move बोला, उसे हम लोग flow कहते हैं. Solids do not have tendency to flow. Liquid can flow, or gases have high tendency to flow. Good. So Solids are incompressible. yes, no doubt. So interparticle force of attraction, thermal energy, compressibility, और क्या बोल देखा हमने? अभी जो देखा हमने particles closely spaced or not. So spaced. Fifth देखा हमने, that is tendency to flow. Sixth. Is there any point remaining we can discuss over here? Anyone can tell about the motion of the particles? Cannot move freely. Yes. So solids have high density. Yes, density is also one of the important part. Okay, good. Motions की बात अभी किसी ने कही. Motions बढ़िया है कि हम जानते हैं कि here in case of solids, all motions are restricted. Only vibrations between the two particles is only max possible moment. So moments are restricted in case of solid state. Particle moments are restricted in case of solid phase. In case of liquid phase, particles has some moments allowed. Matlab they have the vibrational moment, they have the rotational moments. When in case of gaseous state, all possible moments are there. All moments are possible. It can have vibrational, it can have rotational, it can have translational motion. Translational मतलब एक जगह से दूसरी जगह. Zigzag motion में particles चले जाते हैं, उन्हें कहा जाता है translational motion. Vibrations कैसे होते हैं? See, this is the particle, another particle that is joined by any of the bond, force of attraction. So these particles has a vibration motions. This particle has a rotation around any axis. ये rotation इसके around में rotation हो सकता है, इसके around में rotation हो सकता है, like this, है ना? किसी भी axis के around में rotation होता है. और यही पूरा मॉलिक्यूल मानो, ये पूरा मॉलिक्यूल इस जगह से इधर चला जाता है, तो इसे ट्रांसलेशन मोशन कहा जाता है. So यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, शायद like this one. So this is translation motion. Translational motion की और एक खासियत है, पार्टिकल जितना चलेगा स्ट्रेट लाइन में चलेगा. When it suffers the collision, it will change the direction. सीधा चलेगा. Again suffers the collision, change the direction, सीधा चलेगा. So this is called a zigzag motion along straight line direction. It's called a translational motion. When particles move from one place to another place, they travel in a straight line direction. When they suffers the collision, दो particles के बीच में collision होता है, तो they change direction and they go on. That is called a translational motion. So all these are the properties. All these are the properties. और example already मैंने लिखा है, इसके अलावा भाई कई सारे example हो सकते हैं जो आप दे सकते हो. So solid liquids gaseous state can be classified as interparticle force of attractions, strongest, moderate, and weakest. Thermal energy is lowest, moderate, highest. Compressibility, solids are non-compressible, liquids may or may not be, or gases 100% highly compressible. Spaced, particles are closely spaced or closely packed. Here particles are loose and particles are or moderately arranged. You can see particles are free. They have the random motions. Flow की बात करते हैं, तो solid do not have tendency to flow, liquid have tendency to flow, gases have high tendency to flow. Motions. The motions of the particle like vibrational, rotational, or you can say translation motions, these are restricted here in case of solids. Some motions are possible in case of liquid phase, and all the motions are possible in case of gaseous phase. No doubt, density of the solid is generally higher, it's lower, and least density is observed in case of gaseous phase. So these are the different properties that we can separate out. अभी देखिए, एग्जाम में आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Differentiate between solid liquid या फिर liquid gas और solid gas. Differentiate करना मतलब यही properties इसके लिए और इसके लिए लिखना है, वही differentiate करना. कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि describe the properties of solid. तो solid की प्रॉपर्टी यही प्रॉपर्टी रखने सिर्फ solid के लिए रखना है. So topic एक ही है, अलग-अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. So उसी हिसाब से we should be ready to discuss them. Clear with this? So that is what we can say solids. Now these solids are classified into two categories, that you can say crystalline solids and amorphous solids. Because here in the chapter we are not going to discuss liquid or gaseous state, we are going to discuss a solid phase.
So solids are classified in two categories. Okay, so number one, you can say crystalline solids. Crystalline solids, and number two is nothing but the amorphous solids. और मुझे लगता है कि ये भी आप लोग अच्छी तरह जानते हो. What are the crystalline solids? What are the amorphous solids? So I would like to listen from your side. What are the examples first? Then we'll discuss the properties and related things. So what are the examples of amorphous solids? What are the examples of this crystalline solids? Crystalline solids. बोलिए, anyone knows examples of amorphous solids and crystalline solids? Sir, crystalline solids, ice, Ice. sodium, gold, copper. Okay, मतलब salts, copper, gold. And So sir, diamond- metals like sodium, Yes, gold, sugar, copper. diamond, alum. and diamonds, graphite. Very good, very good. These are the examples of crystalline solids. Graphite is not the example of this one, but diamond is example. What about amorphous solids? Amorphous solids Sir- example. Sir, glass, plastic, Very good. Glass, plastic, rubber, rubber, tar. tar, wax, gum, है ना? या फिर ये जो पॉलीमर होते हैं, वो मोस्ट ऑफ पॉलीमर वो भी इसी में अंदर आते हैं. आप जो फेविकॉल वगैरह हम यूज करते हैं, फेविक्विक वगैरह, वो सब पॉलीमर के अंदर आता है, वो इसी के अंदर आता है, amorphous solids के अंदर आता है. So अभी इसके अंदर एक खास बात है कि when we talk about this is there should be some confusion. That is glass. Many amongst us won't be agree that glass is a amorphous solid. Glass मतलब कांच. कांच के सिवाय तो काफी सारी चीजें हम घर में यूज करते हैं. कांच, हमारे मोबाइल को कांच होता है, मतलब फ्रंट में जो डिस्प्ले होता है वहां पे कांच होता है. जो स्पेक्ट यूज करते हैं उसमें ग्लास होता है. 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी के अंदर कांच यूज होता है, ग्लास यूज होता है. इस ग्लास की बात करते हैं. और एक्सीडेंट होता है तो हम देखते हैं कि रास्ते पे कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, है ना? तो इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू बिलीव दैट ग्लास इज अ amorphous solid. Definition की तरफ आते हैं. Is there anyone knows the definition of amorphous solid and crystalline solids? Then to explain this glass become very easy. Yes, will anyone define what is crystalline solid, what is amorphous solid? Crystalline solids are the solids or homogeneous solids. Crystalline solids are the homogeneous solids in which constituent particles are arranged in definite repeating order. Crystalline solids are the solids in which constituent particles are arranged in a definite repeating order. And that is called as crystalline solids. When we talk about the amorphous solids, in amorphous solids, constituent particles are not arranged in a definite repeating order. Particle order में नहीं रहेगा, और इसके अंदर particle order में रखे जाते हैं, systematic order में रखे जाते हैं. And that is called as crystalline solids, and this is called as amorphous solids. So, constituent particles are irregularly arranged in case of amorphous, and they are regularly arranged, or in a definite order they are arranged in case of crystalline solids. इसके अंदर वो arrange होते हैं. When it comes to the feeling of the substances, जब हम हाथ में इन substances को लेते हैं, आपने actually laboratory में भी ये test है, जिन्हें dry test बोला जाता है. दुर्भाग्य से आप 11th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल नहीं कर पाए, कॉलेज नहीं जा पाए, लेकिन कॉलेज में लैबोरेटरी के अंदर जब जाते हैं, लैब में जब जाते हैं तो वहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस आता है, ड्राई टेस्ट आता है, जिससे हमें जस्ट फीलिंग लेके हमें देखना होता है कि amorphous है कि crystalline solid है. तो देखिए ना, सॉल्ट, शुगर ये हम घर में भी यूज करते हैं. इन्हें हाथ में लेंगे तो रफर फील आता है, because it has the crystals, and these crystals have the rougher feel when we have it. So in that sense, when this crystalline substances has the rougher feel, and when we have this amorphous substances, forget about the glass, rubber, plastic, gum, wax, polymer, they have the smooth feeling, या फिर powdered feeling होता है. तो हाँ, इस फीलिंग से ही समझ सकते हैं हम लोग. नीचे ये जो टेस्ट है उससे पता चलता है कि either that substance is you can say amorphous or either that substance you can say crystalline. क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कितना भी फाइन पाउडर बना दो, उसके अंदर आपको ऐसा रफर फील तो आएगा, और इन सब्सटेंस के अंदर आपको स्मूथ फील आता है. तो दैट सिंपल टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन amorphous substances and crystalline substances. But when we come to the definition, scientific definition, crystalline solids are the homogeneous solids in which constituent particles are arranged in a definite repeating order. Particles are arranged in definite repeating order.
Or when it comes to the amorphous substances, here particles are not arranged in a definite order. Particle definite order में repeat नहीं किए जाते, ना रखे जाते हैं. These are called amorphous solids. So all these are the examples of amorphous solids, and these are the examples of crystalline solids that we can see here. उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज भी आते हैं. amorphous solid के कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं और इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं. नंबर 1 प्रॉपर्टी यहाँ की देखते हैं. तो इसके कुछ जो प्रॉपर्टीज आते हैं उनमें से पहला प्रॉपर्टी है they have definite melting point and boiling point. Crystalline solids का melting point and boiling point बहुत ही sharp होता है. They have sharp melting point and boiling point. Say for example, ice is a crystalline solid which melts at 0 degree Celsius. 0 degree plus पे वो melt होता ही होता है. और water boils at 100 degree Celsius. Sharp melting point is sharp boiling point. When it comes to the amorphous substances, किसी भी amorphous substance का melting and boiling point जो होता है ना वो sharp नहीं होता. मानो किसी सब्सटेंस का अगर बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम ऐसा मानते हैं बॉइलिंग पॉइंट 360 डिग्री है या फ़ारेनहाइट है, 360 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो वो 355 डिग्री को ही मेल्ट होना शुरू कर देता है और 65 डिग्री तक चलता है. मतलब 4-5 डिग्री टेम्परेचर का तो रेंजिंग होता है. मतलब दे मेल्ट और बॉइल ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर. They melt or boil over a range of temperature. That is very important feature of this amorphous substance. Amorphous substances do not have sharp melting point and boiling point. They melt or boil over a range of temperature. Or when it comes to this crystalline solids, they have sharp melting point and boiling point. दूसरा, they have sharp edges. All crystalline solids have sharp edges. हमारे घर के अंदर हम क्रिस्टल देखेंगे, शुगर क्रिस्टल देखेंगे, सॉल्ट क्रिस्टल देखेंगे, उनमें sharp edges होते हैं. These substances do not have sharp edges. Amorphous substances do not have sharp edges. Okay. Here देखा हमने particles are orderly arranged. Particles are orderly arranged. और यहाँ पे देखा हमने that these particles are not arranged in an ordered manner. Not arranged in an orderly manner. They do not have orderly arranged. We can see that. This is also a very important point of this amorphous solids and crystalline solids. Clear with this? So this is these are the some general properties of amorphous solids and crystalline solids. So इसके अंदर amorphous solids का definition, example and properties. यहाँ पे crystalline solids का definition, example and properties इतना है. Apart from that, we have to discuss glass bit in detail, and we have to discuss some other properties related with crystalline solids. Okay, but today's time is over. Hope so everyone got it. Tomorrow we'll come up with. Thank you very much. See you tomorrow then. Tomorrow surely I will continue with the lecture. Okay? Till then, bye bye. Thank you very much.